हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत भौतिक विभाजन में उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र उसकी स्टडी करने वाले हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। रही बात रेगुलर पीडीएफ की, तो रेगुलर पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अब बात करें इस नोट्स की, तो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीजें हैं उन चीजों को काफी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि आपको चीजों को पढ़ने में काफी आसानी भी होगी और समझने में भी काफी आसानी होगी। हाँ, रेगुलर वीडियोज को अगर आप देख रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे होंगे, इसीलिए कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। खैर, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की, अर्थात हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ने वाले हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र मतलब क्या हुआ? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, देखिए इसकी बात की जाए, इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, इसके स्थलाकृति की बात की जाए तो ये युवा है। प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए तो ये प्राचीनतम है। तो इसके मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये क्या है? युवा स्थलाकृति है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में कहां तक है? ब्रह्मपुत्र तक। यहां दिखाता हूं मैं, पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक है। ठीक है, और इसका ये शेप देख रहे हैं ना, लग रहा है जैसे सेमी सर्कुलर है, अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, मतलब इसके लंबाई की बात की जाए तो ये जो विस्तार है ना, ये लगभग 2400 किलोमीटर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं। चौड़ाई की बात की जाए, चौड़ाई मतलब ये वाली, ये तो है 2400 किलोमीटर लगभग। इसकी बात की जाए ऐसे, चौड़ाई की बात की जाए तो पश्चिम में ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम में ज़्यादा है 400 किलोमीटर है, जबकि पूर्व में कम है। दिख भी रहा है आपको, इसकी चौड़ाई कम होते जा रही है। इधर की तरफ 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर। तो डेटा के साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा, कम से कम ये ध्यान रखिएगा कि पश्चिम में ज़्यादा है, पूर्व में कम है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हिमालय का जो वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं। तो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है इसको प्रमुख रूप से 4 समानांतर श्रृंखलाओं में बांटकर देख सकते हैं। एक तो है, 1 मिनट समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पर क्लियर दिख नहीं रहा होगा, बट देखिए अगर इधर से आप देखते हैं ना, इधर की तरफ से, पूर्व की तरफ से, तो साइड व्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इधर से अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, मैं बनाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए पर्वत हो गया, इधर वाला हिस्सा, फिर उसके बाद नीचे आइए, उसका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई थोड़ी कम कर दी मैंने। फिर उसके बाद आ जाइए इधर शिवालिक, मैं बताऊंगा कौन क्या है। ऐसा कुछ है, ठीक है, ऊंचाई कम होते जा रही है, तो ऐसा कुछ है। तो ये वाला जो है ना, ये ग्रेट हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, ये लघु हिमालय है। इसके बाद वाला जो हिमालय है, मतलब ये वाला, इसके बाद वाला ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस मतलब पार हिमालय। कहने का मतलब ये हुआ कि विशेष रूप से देखा जाए, मुख्य रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो हिस्सा है वो कौन सा है? ये वाला है। महान हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय, ये वाला एक, और दूसरे पे आ जाइए, उसके बाद वाला जो है लघु हिमालय। ठीक है ना, समानांतर रूप से ये फैले हुए हैं, पैरेलली, समानांतर क्रम में। उसके बाद ये है शिवालिक, बाह्य हिमालय या फिर उप हिमालय, इसी का नाम क्या है? शिवालिक। और ये बाद वाला जो है ना, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, हालांकि इसी में इसको हम पढ़ लेंगे, लेकिन ट्रांस हिमालय जो है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो हिस्सा है वो कौन सा है? बृहद हिमालय, लघु हिमालय मतलब ये बृहद हिमालय, फिर उसके बाद वाला जो बीच में है वो लघु अर्थात मध्य हिमालय। उसके बाद आइएगा तो वो कौन सा है? बाह्य हिमालय अर्थात शिवालिक। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ों को हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, पीडीएफ में आपको ये जो पिक्चर है ना, ये डायग्राम है, ये अच्छे से ये दिख जाएगा डायग्राम। तो यहाँ पर थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, मैं सब चीज़ें वो सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो मेरी बातों को आप सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए हिमालय की बात करते हैं तो सबसे इधर तो क्या है बता दिया मैंने, ट्रांस हिमालय। फिर इधर की तरफ महान हिमालय अर्थात बृहद हिमालय। उसके बाद मध्य हिमालय है, लघु हिमालय। उसके बाद क्या है? उप हिमालय या फिर इसी को बाह्य हिमालय, इसी का नाम क्या है? शिवालिक है। तो ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखिए हिमालय का वर्गीकरण, 1 मिनट, हिमालय का जो वर्गीकरण किया है ये कर दिया है मैंने। ट्रांस हिमालय, ट्रांस मतलब पार, हिमालय के पार वाला, उस पार वाला। ठीक है, तो उस पार वाला जो तिब्बत का क्षेत्र है ना, तो ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तिब्बत का क्षेत्र ट्रांस हिमालय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद आइए इधर की तरफ, दक्षिण की तरफ बढ़ते जाइए,
फिर कौन सा हिमालय है? बृहद हिमालय, इसी को ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं या फिर महान हिमालय, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद आ जाइए लघु हिमालय या फिर उसी को मध्य हिमालय बोलते हैं। मध्य क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखा जाए तो एक तो ये है सबसे उत्तर में ये वाला, और सबसे दक्षिण में ये है बाह्य हिमालय, यहाँ पर आएगा बाह्य हिमालय। इसीलिए ये वाला जो है ना, ये वाला जो हिस्सा है लघु हिमालय, ये मध्य में आ जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय किसके किसके बीच में है? बृहद हिमालय अर्थात महान हिमालय और बाह्य अर्थात शिवालिक हिमालय के बीच में। आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, इसके एज की बात की जाए तो एज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इधर से इधर की तरफ जब आप बढ़ेंगे ना, मतलब इधर से उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, उसमें देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो एज जो होगी ना कम होते जाएगी। मतलब इधर वाला सबसे पुराना होगा, उसके बाद उससे कम पुराना, उसके बाद उससे कम पुराना, उसके बाद उससे कम पुराना। मतलब सबसे नया वाला कौन सा है? शिवालिक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखिए यहाँ पर लिखा है नवीन, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दिखाया है। यहाँ पर नवीन हिमालय है, ये शिवालिक वाला नया है, ठीक है। हाँ, सभी पर्वत से एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ। और ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, हिमालय के सभी श्रेणियों का निर्माण टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, अलग अलग युगों में, वो मैंने मेंशन किया है आगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं ना, उनको एक एक करके देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो मैंने बता ही दिया है, वहाँ बता दिया है कि ट्रांस हिमालय जो है ना सबसे उत्तर में है, महान हिमालय के उत्तर में है, अभी तो दिखाया है। अब बार बार मैं एक ही चीज़ को क्या दिखाऊं। हाँ, इसमें ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो श्रृंखलाएं हैं, जो श्रेणियां हैं, जो सीरीज हैं, वो कौन कौन से है? काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है। और ये भी क्रम भी ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ सबसे उत्तर में है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, के एल जे, ठीक, ऐसे जैसे भी मन करे वैसे याद रख लीजिए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर कैलाश, उत्तर से दक्षिण क्रम याद रखिएगा। यहाँ पर फोटो में भी दिख रहा होगा, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है बट पीडीएफ में दिखेगा। देखिए काराकोरम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है। हाँ, पीर पंजाल जो है ना, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। जास्कर तक ही ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, ये पीर पंजाल ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आएगा। आगे हम देख लेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि मैप से चीज़ों को ज़्यादा पढ़ें, मैप से चीज़ों को पढ़ने पर चीज़ें क्लियर रहती हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहता है। उसके बाद इसको रिवाइज कीजिए, या फिर जब आप पढ़ रहे हैं तो इमेजिन करते जाइए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, कौन सी श्रेणी किधर की तरफ है। एक बात बताइए, देखिए यहाँ पर भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन अर्थात K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन, दोनों एक ही हैं। इसकी लंबाई लगभग है 8611 मीटर, ठीक है। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, भारत की बात कर रहा हूं मैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन। और ये कहां पर है? काराकोरम श्रेणी पर है, काराकोरम श्रेणी पर है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, बट विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। आगे हम देखेंगे, वो महान हिमालय पर है, ग्रेट हिमालय पर है, ठीक है ना, उस श्रेणी पर है वो। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक। लेकिन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना। ये जो है गॉडविन ऑस्टिन अर्थात K2, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, यहां पर मैंने लिखा है माउंट एवरेस्ट, बट दूसरी कौन सी है? K2। लेकिन भारत की बात की जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत के अंदर, तो कौन सी हो जाएगी भारत के अंदर? ये जो है ना माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है, नेपाल तिब्बत सीमा पर है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। ये सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है ना, ये नेपाल तिब्बत सीमा पर है। बट भारत के अंदर बात की जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2, और K2 ही विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूजन अब नहीं होगा, ठीक है। ये बातें आप समझ गए होंगे। और जो ये तिब्बत का जो ये क्या बोलते हैं, पामीर की गांठ जो है ना, पामीर ग्रंथि, ये भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आता है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं बृहद हिमालय, महान हिमालय को, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका निर्माण जो हुआ है ये ध्यान रख सकते हैं ओलिगोसिन युग में, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, कभी कभी पूछ लेते हैं। हाँ, इसी हिमालय पर्वत, इसी ग्रेट हिमालय श्रृंखला पर, ग्रेट हिमालय श्रेणी पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग है 8848 मीटर लगभग,
ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, नेपाल तिब्बत सीमा पर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, अभी बताया मैंने। हाँ, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कंचनजंगा बृहद हिमालय पर ही है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? बृहद हिमालय पर, ठीक है। उसके बाद महान हिमालय अर्थात वही बृहद हिमालय, एक ही बात है। इसकी औसत ऊंचाई जो है ना लगभग 6000 मीटर है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोला जाता है? चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा अर्थात पर्वतों की रानी। नेपाल में इसको क्या बोला जाता है? सागरमाथा। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर लीजिए पूर्व से पश्चिम में कुछ देखिए चोटियां हैं, कुछ चोटियां हैं, माउंटेन पिक्स जो है ना, एक मिनट रुकिए। ग्रेट हिमालय की जो पर्वत चोटियां हैं उनका थोड़ा क्रम देख लीजिए। इधर की तरफ कंचनजंगा है, थोड़ा सा क्रम ध्यान में रख लीजिएगा। पूरब से मैं देख रहा हूँ, इधर कंचनजंगा है, इधर नामचा बरवा भी है, तो थोड़ा ये भी ध्यान रख सकते हैं। फिर कंचनजंगा है, इधर की तरफ क्या है? मकालू है, यहाँ पर दिख रहा होगा। थोड़ा सा और जूम करने का प्रयास करता हूँ, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है बट मैं जो लिख रहा हूँ वो देखिएगा। यहाँ कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, ये एवरेस्ट है यहाँ पर, ठीक। तो ये क्रम ध्यान में रखिएगा। फिर क्या? अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा क्रम ध्यान में रखिएगा। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण बोल रहा हूँ, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। अच्छा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए। तो ये सारी बातें हैं। हाँ, हिमालय जो ग्रेट हिमालय है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ तो वहीं से निकलती है, हिमालय इसीलिए नाम है उसका, हिम की वजह से। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ते जाती है, टेम्परेचर कम होते जाता है, तो फिर वहाँ पर जब टेम्परेचर कम होते जाएगा तो फिर हिमनद का निर्माण होगा, फिर वहाँ से नदियाँ बहती हैं। खैर, तो नदियों की बात की जाए तो इसीलिए नदियाँ जो यहाँ से निकलती है सतत वाहिनी है, हमेशा नदियाँ बहती रहती हैं, ठीक है ना, सूखती नहीं है, सतत वाहिनी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर मैंने क्रम लिख दिया है, पूर्व से पश्चिम कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है। नामचा बरवा भी ध्यान रख लीजिएगा सबसे पूरब में। उसके बाद बात की जाए लघु हिमालय की बात की जाए, उसके बाद वाले हिमालय की बात की जाए तो इसका निर्माण जो हुआ है मध्य मायोसीन युग में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है, ये एवरेज है, एवरेज मतलब सॉरी रेंज है ये, तो थोड़ा सा ये रेंज ध्यान में रख सकते हैं। एवरेज ऊंचाई की बात की जाए, हाइट की बात की जाए तो 50 किलोमीटर, ऊंचाई नहीं सॉरी, वही तो किलोमीटर में ये थोड़ी हो जाएगा। औसत चौड़ाई है ये, चौड़ाई ऐसे, तो चौड़ाई लगभग कितनी है? 50 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान आप रख सकते हैं। उसके बाद बात करें, उसके बाद आप ये देख लीजिएगा, सबसे लंबी जो श्रृंखला है ना वो पीर पंजाल श्रृंखला है। पीर पंजाल मैंने बताया था लघु हिमालय के अंतर्गत ही आएगा, पीर पंजाल श्रृंखला। उसके बाद बात करते हैं, ओ सॉरी एक करेक्शन कर लीजिएगा, पीर पंजाल शायद मैंने गलती से बोल दिया था ग्रेट हिमालय के अंतर्गत, तो वो मैंने गलती से बोल दिया था। लघु हिमालय के अंतर्गत जो है ना वो पीर पंजाल श्रृंखला है, सबसे लंबी जो श्रृंखला है वो पीर पंजाल श्रृंखला है, ठीक है। उसके बाद अन्य श्रृंखलाओं की बात की जाए तो फिर धौलाधर श्रृंखला है, महाभारत श्रृंखला, ये सारी चीज़ें हैं लघु हिमालय के अंतर्गत आती हैं। बहुत सारी घाटियाँ हैं जैसे कश्मीर घाटी है, कांगड़ा, कुल्लू, ठीक, ये सारी। तो जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे लंबी श्रृंखला, एक ध्यान में रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें है नहीं। उसके बाद बात की जाए शिवालिक में, तो आपको याद रखना है शिवालिक, शिवालिक की बात की जाए तो ये सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, ये याद रखिएगा। सबसे नवीन क्रम मैंने बता दिया है आपको, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ सबसे पुराना, उसे कम पुराना, उसके बाद उसे कम पुराना, उसके बाद सबसे कम इधर की तरफ, तो सबसे नवीन कौन सा हुआ? शिवालिक। तो सबसे बाहरी श्रृंखला है ये। निर्माण की बात की जाए तो प्लायोसिन युग में हुआ है इसका निर्माण। ऊंचाई की बात की जाए तो 900 से 1200 मीटर औसत, क्या बोलते हैं, एवरेज बोल रहा हूँ मैं। इसकी जो रेंज है, रेंज दी हुई है 900 लेकर 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए चौड़ाई की बात की जाए तो ये भी रेंज दी हुई है 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं नहीं। कुछ प्रसिद्ध जो दून है, ठीक है, इन्हीं दून के नाम पर देहरादून, कोटली दून, पाटली दून ये जगह का नाम बना हुआ है। दून का मतलब लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में जो घाटी बनी हुई है ना, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटी बनी हुई है, ठीक, उसी को दून बोला जाता है, जिसमें देहरादून, कोटली दून, पाटली दून ये सब फेमस दून है। उसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए शिवालिक की ही बात की जाए तो शिवालिक का जो ये गिरिपाद का मतलब फुट हिल्स, जैसे ऐसे मैं बना देता हूँ, तो ये पर्वत है, पर्वत का फुट कौन सा हुआ? ये, तो इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ना फुट के पास का, इसी को गिरिपाद बोलेंगे, फुट हिल्स,
तो फुट हिल्स जो है ना, ये वाला फुट हिल्स 8 से 14 किलोमीटर तक लगभग ये शिवालिक है। मैं ऐसे बना रहा हूँ, साइड व्यू बना रहा हूँ, हालांकि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो ये 8 से 15 किलोमीटर का, तो जो 8 से 16 किलोमीटर का जो हिस्सा है ना, मतलब ये जो चौड़ाई है लगभग पश्चिम में अधिक है, पश्चिम से लेकर पूरब तक। ऐसे इधर की तरफ मैप में दिखाता हूँ, इधर की तरफ। ठीक, ये जो चौड़ाई है इधर मैंने पश्चिम की तरफ ज़्यादा है, 16 किलोमीटर, धीरे धीरे 8 किलोमीटर तक मतलब कम होते गई है। तो ये जो चौड़ाई इसको भाबर क्षेत्र बोलते हैं, भाबर क्षेत्र। किधर गया, इसको भाबर क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, गिरिपाद क्षेत्र जो है ना, फुट हिल्स वाला जो क्षेत्र है नीचे वाला, अभी जो मैंने समझाया, उसको भाबर बोलते हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक है। पश्चिम में अधिक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये कहाँ से कहाँ तक ये वाला क्षेत्र फैला हुआ है, सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी तक, सिंधु से लेकर यहाँ तीस्ता नदी तक। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं, हाँ, भाबर के दक्षिण में, भाबर वाला जो क्षेत्र है ना, उसके दक्षिण का जो हिस्सा है 15 से 30 किलोमीटर तक जो दलदली क्षेत्र है। देखिए, भाबर वाले क्षेत्र में तो कंकड़ पत्थर वगैरह है, और उसकी जो क्या बोलते हैं, पानी को एब्जॉर्व करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, सरंध्रता बोलते हैं, सरंध्रता ज़्यादा है, जिसकी वजह से पूरा पानी मतलब सोख लिया जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, उसके बाद जो हिस्सा दिखाई देता है जो भाबर क्षेत्र है, उसके बाद जैसे मान लीजिए भाबर वाला क्षेत्र हो गया ये, इसके बाद क्षेत्र जो है ना, ये फिर यहाँ से पानी का निकलना दिखाई देता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है दलदली क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं भाई, तराई क्षेत्र। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। उसके बाद बात कर लीजिए, हाँ, इसी तराई क्षेत्र से आप आगे पढ़ेंगे, आगे मैंने लिखा हुआ है, आप जान लीजिए कि नीचे से पानी निकलते रहता है ज़मीन तोड़कर, उसको पताल तोड़ कुआं बोलते हैं। इसी तराई क्षेत्र में नीचे से ज़मीन पर पानी नीचे से आकर पानी ऊपर निकलते रहता है, तो इसी को मतलब बोलते हैं पाताल तोड़, मतलब ज़मीन तोड़कर पानी निकल रहा है, पाताल तोड़ कुआं। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट से भी आप चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। हिमालय के वर्गीकरण की बात की जाए नदी घाटी के आधार पर, तो हिमालय का जो वर्गीकरण हुआ है 4 भागों में हुआ है। एक तो है पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, ये असम हिमालय। ठीक, आप समझ पाए होंगे। देखिए, सिंधु से सतलज नदी तक का जो ये हिमालय है, इसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पंजाब वाले क्षेत्र में ये आएगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर सिंधु नदी से लेकर इधर सतलज नदी तक, ठीक, इधर तो ये पंजाब वाला जो क्षेत्र आ रहा है, तो पंजाब हिमालय हो जाएगा। फिर सतलज से लेकर काली नदी तक, ठीक, तो ये कुमायूं वाला हिस्सा जो आ गया, ठीक ना, आप समझ पा रहे होंगे। उत्तराखंड में कुमायूं वाला हिस्सा जो आ गया, तो कुमायूं हिमालय हो गया। फिर यहाँ से लेकर काली नदी से लेकर इधर ये सिक्किम के पास तीस्ता नदी तक, ये पूरा का पूरा ये नेपाल हिमालय हो गया। फिर यहाँ से लेकर तीस्ता नदी से लेकर इधर की तरफ, इधर पूर्व में तीस्ता से लेकर, एक मिनट यार, इधर तीस्ता से लेकर इधर ब्रह्मपुत्र तक, ठीक ना, ये असम हिमालय हो गया। असम वाला जो क्षेत्र है, आप समझ पाए होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वैसे भी ध्यान में रख सकते हैं। ये क्रम मैंने लिखा दिया है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। चलिए, पूर्वांचल हिमालय की बात करते हैं। तो ये हिमालय का जो पार्ट है ना पूर्वांचल में, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये यहाँ से मुड़ गया है इधर की तरफ, इसको पूर्वांचल हिमालय। फिर इधर भी है हिमालय का हिस्सा, पूर्वांचल हिमालय, या फिर क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर का हिमालय बोलते हैं। ठीक है, पूर्वांचल हिमालय या फिर पूर्वी पहाड़ियाँ। तो पूर्वांचल या फिर पूर्वी पहाड़ियों की बात की जाए, तो पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के अंतर्गत देखिए दिहांग गॉर्ज जो है, देख सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। गॉर्ज का मतलब आगे हम पढ़ने वाले, टेंशन मत लीजिए। ऐसे समझ लीजिए ना, 2 पहाड़ियों के बीच में से पतला सा संकरा सा रास्ता है, बहुत ऐसे बहुत बड़ी खाई है, ठीक, इसमें से नदी बह रही है। भ्रंश घाटी, गॉर्ज, ये सारी बातें आपको आगे मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो जो दिहांग गॉर्ज है ना, उसके बाद दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय का दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ भाग जो है ना, ठीक, यहाँ मैंने बताया ना, दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ भाग, दक्षिण की तरफ, यही वाला जो है ना, यही पूर्वांचल पहाड़ियों के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, या फिर पूर्वी पहाड़ियों के अंतर्गत आता है ये वाला हिमालय। इसमें जैसे पटकाई हो गया, उसी का नाम है अलग अलग क्षेत्र में, पटकाई हो गया, नागा पहाड़ी हो गई, मीजो पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ियाँ। तो जगह के नाम के हिसाब से ये नाम बदलते गया है, एक ही श्रृंखला है, उसका नाम बदलते गया है। जैसे असम की तरफ पटकाई हो गया, इधर की, फिर उसके बाद नागालैंड की तरफ नागा हो गया नाम इसका, मिजोरम की तरफ मिजो हो गया, फिर मणिपुर की तरफ मणिपुर हो गया। ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आदि की तरफ फैली हुई हैं। हाँ, उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अरुणाचल में
ये डाफला, मीरी, मिशमी, ठीक है ना, ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया हैं, ये क्रम भी ध्यान में रख लीजिएगा। डायरेक्शन ये क्या है, पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ, सबसे पश्चिम में गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। आगे भी अगले वीडियो में भी देखेंगे हम, बट चलिए यहाँ पर आया तो दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ की जो जनजातियाँ हैं ना, गारो, खासी, जयंतिया, उन्हीं के नाम पर ये है पर्वत श्रेणी, ये क्या बोलते हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये भी नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा असम मेघालय में। उसके बाद बात कर ली जाए तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं। उच्च एशिया की जो रीढ़ है किसको बोला जाता है, ये एक फैक्चुअल बात है, ध्यान रख सकते हैं, काराकोरम श्रेणी को, ठीक है ना, एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़। उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रख सकते हैं, जैसे पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं, अभी मैंने समझाया था, हिमालय के तराई क्षेत्र में, जो दलदली क्षेत्र है ना। देखिए जो फुट हिल है, मतलब ये पहाड़ है, इसके ठीक नीचे वाला जो हिस्सा है ना, 8 से 16 किलोमीटर तक, ये दलदली नहीं है, यहाँ पर पानी सोख लिया जाता है, ठीक है, ये भावर क्षेत्र है। हाँ, इसके बाद वाला जो क्षेत्र है ना, ये थोड़ा सा दलदली क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में पताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं, और इसी का नाम क्या है, तराई क्षेत्र है, ठीक है, आप समझ पाए होंगे। हाँ, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग जो प्राप्त करता है वो कहाँ से प्राप्त करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से करता है, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून से करता है। तो ये हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, खाली यहाँ पर जान लीजिए। उसके बाद जो बातें हैं इसको हम बाद में देखने वाले हैं, इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।